दिवाली की अगली सुबह थी। मैं कितने सालों बाद इतने इत्मीनान से घर आ पाया था। रात भर माँ पापा से बातें की थी, चुटकी के ताने सहे थे और खुद को वचन दिया था कि अब हर दूसरे महीने आया करूँगा घर वालों से मिलने। छोटा शहर, झूठा कहीं का। मैं जानता था बड़े शहर जाते ही मैं फिर से घड़ी की सुई बन जाऊँगा, जो रोज़ उसी रास्ते पर बेमकसद बेमुरब्बत दौड़ती रहती है, बिना रुके, बिना सोचे समझे, या शायद बहुत ही सोची समझी ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं, जैसे ज़िंदगी गणित हो। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था। मैं चाहता था ऐसी ज़िंदगी जिसमें दशहरे के मेले का शोर हो, जिसमें 412 नंबर बस फिर से मिस कर देने की झुंझलाहट हो, जिसमें लोटे वाले की जलेबी की मिठास हो, जिसमें गर्मी की दोपहर में उसके इंतज़ार का सन्नाटा हो, जिसमें उसकी बेमतलब बेपरवाह हंसी की खनक हो। लेकिन मेरी ज़िंदगी सिर्फ मैथ्स का इक्वेशन बनकर रह गई थी। पूनम की शादी हो रही थी। इतने सालों खामोशी से बेवकूफ़ी से उसका प्यार किया छोटे शहर की मेरी वो पड़ोसन किसी और शहर में किसी और की पड़ोसन बनने जा रही थी। मैं जानता था मैं उसकी शादी में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा, लेकिन एक बार उसका चेहरा देखे बिना शहर छोड़ने का दस्तूर भी तो नहीं है। मैंने माँ को आवाज़ देकर कहा, माँ पराठे मत सेको, मैं आकर नाश्ता करूँगा। 7 मिनट बाद मैं उसी पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने पूनम की दहलीज पर खड़ा था। शास्त्रों में लिखा है कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, लेकिन वो शास्त्रों को मानती ही कहाँ थी। दरवाज़ा खोला। स्वागत न आप भगत, दुआ न सलाम। गुस्से के कंकड़ आंखों से बरसाने चालू कर दिए। बोली, घड़ी ठीक करवा कर आने में 3 साल लगते हैं क्या? यही तो कहकर गया था मैं। बस अभी आया, शहर छोड़ रहा हूँ। ये उसे बहुत वक्त तक बता ही नहीं पाया, और जब बताया वो मुझसे छूट चुकी थी। कुछ भी तो नहीं बदला था इस घर में, जहाँ मैं एक शर्मीला आशिक अपने दिल की बात छुपाए कितनी शामें बिताता था। ड्राइंग रूम में सामने पूनम की डिबेटिंग की ट्रॉफ़ी, अंकल की रिटायरमेंट के दिन की तस्वीर, एक गुलदस्ते में प्लास्टिक के फूल। शर्मा अंकल अंदर से आए, सब्जी का थैला लेकर बाजार जा रहे थे। बोले, अरे तुम्हारी खैर नहीं है? अब इतने दिनों क्यों नहीं आए? इसका पूरा हिसाब अब थानेदार साहबा को देना पड़ेगा। अंकल के जाते ही मुझे लगा जैसे मैं और वो फिर कॉलेज में थे और हिस्ट्री की क्लास में साथ में बंक करके आए थे। मैंने कहा, सुना है शादी कर रही हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। वो बोली, प्याज के पकौड़े खाओगे? मैंने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम खुश हो ना? वो कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तुमने कभी कह के तो देखा होता। मैंने कहा, कहना बहुत चाहा। वो बोली, तुम बस चाहते ही रहना, कुछ करना मत। तुम्हारे साथ 6 फेरे लेने के बाद मैं पिछले 3 साल तक सोचती रही कि शायद तुम्हारे आखिरी फेरा याद आ जाएगा। मैंने कहा, 6 फेरे? उसने कहा, दूल्हा काफ़ी विलक्कड़ है। पास में कहीं प्राइमरी स्कूल की छुट्टी हो रही थी, वहीं कान फोड़ू घंटी बज रही थी। स्कूल की बसों का शोर, आइसक्रीम और चाट वालों की चीख पुकार, साइकिल की घंटियाँ, बच्चों की हंसी। पर वो मेरे मोहल्ले की सबसे बातूनी लड़की अचानक चुप हो गई थी। मैंने फिर से कहा, 6 फेरे? वो आखिरकार बोली, वीरेंद्र की शादी के एक दिन पहले हम मनीष नगर मार्केट गए थे। मेरी मोपेड ख़राब हो गई थी और मैंने तुम्हें अपनी बाइक पर मार्केट ले जाने के लिए कहा था। क्रिकेट का मैच था, फिर भी तुमने ना नहीं कहा। मैंने बर्मा सूट भंडार से साड़ी की फॉल खरीदी, दुकानदार से 10-10 रुपये के लिए झकझक की, और जब तुम हंसने लगे तो तुम्हें घूर कर चुप कराया। मैं बेंगल स्टोर में 1 घंटे चूड़ियाँ ही खरीदती रही, हर रंग पर तुम्हारी सलाह मांगी। पूजा सामग्री की दुकान से हवन का सामान खरीदा, लाल धागा, रोली, गणेश जी की आरती की किताब, चंदन, अगरबत्ती का पैकेट। फिर स्वीट्स की दुकान में तुम्हें छेने का रसगुल्ला चखाया, तुम्हें पसंद था इसलिए 2 किलो पैक कराया। बाद में तुम्हारे चक्कर में डांट भी खाई, क्योंकि रसगुल्ले नहीं, मुझे मोतीचूर के लड्डू लाने थे। फिर फलों की दुकान से फलों की टोकरी बंधवाई और तुमसे बिना मतलब यूं ही पूछा, तुम्हें नाशपाती ज़्यादा पसंद है या चीकू? फिर चाट खाने की जिद की और तुम्हें खींच कर ले गई। 2-2 प्लेट टिक्की खाई, 1-1 प्लेट गोलगप्पे, और मज़े लेकर तीखा पानी पिया। वहीं सूट के साथ वाली दुकान में वो हमारा पहला फेरा था। मैं जैसे अपने दिल की धड़कन महसूस ही नहीं कर पा रहा था। वो चाय के कप लेकर किचन में गई,
मैं पीछे पीछे चलता रहा। कब धोते हुए बोली, याद है माँ जिद करती थी मैं सोमवार का व्रत रखूं, कहती थी अच्छा पति मिलेगा। तुमको न जाने क्यों मेरे व्रत से बड़ी दुश्मनी थी, शायद चाहते ही नहीं थे कि अच्छा पति मिले। एक दिन तुमने गुस्से में कहा, मैं भी चलूँगा मंदिर, देखूँ तो कैसे मिलता है अच्छा पति। बोली, तुम शायद मेरे और मेरे अच्छे पति के बीच में अड़गा लगाना चाहते थे। मैंने कहा, मुझे तुम्हारा अच्छा पति ढूंढने से कोई परेशानी नहीं थी, तुम दिन भर भूखी रहती थी, इससे परेशानी थी। वो बोली, एक बार कह के तो देखा होता, इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मंदिर में हमने फूल वाले के पास चप्पलें उतारी, हैंडपंप पर हाथ धोए, गेंदे के फूल खरीदे और मैं अपने कई भगवानों से डील करने निकल पड़ी। हनुमान जी के छोटे से मंदिर से होते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दुर्गा जी की मूर्ति पर माथा टेकने के बाद, दान पत्र में 11 रुपये डालने के बाद फूल वाले से फिर अपनी चप्पलें वापस ली। ये हमारा दूसरा फेरा था। 2 महीने बाद होली की शाम मेरे हाथों की बनी गुजिया खाने मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती घर बुलाया। तुमने झूठी तारीफ की, किचन में पानी पीने गए, मैं पीछे से प्लेट रखने आई। फिर तुम्हें न जाने क्या हुआ कि तुमने मुझे ज़ोर से बाहों में जकड़ लिया। पहली बार तुम्हारी बाहों ने हमारी नज़दियों को नाप लिया था। ये था तीसरा फेरा। फिर तुम चले गए। उसके पिछले दिन लोहड़ी थी। त्यौहार के दिन मैं कितना रोई थी। मोहल्ले के सारे लोग लोहड़ी की परिक्रमा कर रहे थे और आग के चारों ओर चलते हुए मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिख रहा था। तुम मुझसे नज़रें चुरा रहे थे, उस मुसाफिर की तरह जो अपने हम सफ़र को लंबे रास्ते पर पैदल चलता छोड़कर जिंदगी की किसी नई बस पर सवार हो गया हो। तुम एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे थे और मेरा रास्ता जैसे ख़त्म हो रहा था। वो हमारा छठा फेरा था। 6 फेरे, सब कुछ याद था उसे, जैसे उन लम्हों की उसने गांठ बांध कर रख ली हो। मैं अफसोस के समुद्र में जैसे धीरे धीरे डूबता जा रहा था। सोच रहा था कि खुद के अलावा किसको ब्लेम करूं। काश हम लोग भी औरतों की तरह रो सकते। काश अपनी तकलीफ़ें खामोशी में दफन नहीं करनी पड़ती। 5 बजने वाले थे। सर्दी की शाम मेरे चेहरे से लिपट रही थी। उसे खो देने का एहसास इतना गहरा था कि और कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। उसने दूर सड़क पर देखा, उसके पापा वापस आ रहे थे। मैं जानता था कि ये कुछ लम्हे मेरे और उसके बीच के आखिरी लम्हे थे। शर्मा अंकल सब्जी का थैला लेकर सीढ़ियों पर पहुंच गए थे। अचानक मैंने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों पर महसूस किया। मेरी आंखों में देखकर उसने कहा, काम अधूरा छोड़ने की आदत बहुत पुरानी है तुम्हारी। आओ आखिरी फेरा पूरा कर लेते हैं। उसके पापा सीढ़ियों पर चढ़ते चले आ रहे थे। उसने ठीक की सेंटर टेबल पर मोमबत्ती जला ली और मेरा हाथ थामकर चारों ओर एक चक्कर लगाया। दरवाजे पर घंटी बजी। पापा आ चुके थे। बोली, मुझे खोने का गम मत करना। हमारे बीच जो था उसे याद करके कभी कभी मुस्कुरा लेना। घंटी फिर से बजी। वो बोली, मैनर्स नहीं है क्या? दूसरी शादी की मुबारकबाद भी नहीं दोगे? दोस्तों, दूसरा पार्ट पढ़ने के लिए कल की स्टोरी ज़रूर देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको अगली स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल जाए। और पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।